गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज की आपकी कक्षा में हम एक बायोलॉजी का चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर का नाम है कोशिका। जीव विज्ञान का चैप्टर है कोशिका। ध्यान से समझें आप। सबसे पहले बात करते हैं आज अपन कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी। तो देखिए, कोशिका की जहां तक बात करें तो कुछ सामान्य बातें पढ़ लेते हैं पहले कोशिका के बारे में। सामान्य बातें करते हैं। कुछ प्रकृति में जो भी सजीव प्राणी दिखाई देते हैं, मनुष्य है, जानवर हैं, पक्षियां हैं, अन्य सूक्ष्म जीव हैं, ये समस्त जो जीव जो होते हैं, इन समस्त जीवों का शरीर किसी न किसी सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है और इन समस्त सजीवों का शरीर जिस सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है, उस सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका कहते हैं। उस सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में से सेल कहा जाता है। प्रत्येक सजीव का शरीर जिस सूक्ष्मतम इकाई का बना होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। अपन ने यह बात की सजीवों के बारे में। अब बात करें निर्जीव वस्तु, जैसे पत्थर है, ईंट है, जो भी अपनी निर्जीव वस्तु होती हैं, अर्थात पदार्थ जो होते हैं, इसकी भी एक सबसे छोटी इकाई होती है, उसे अपन कहते हैं परमाणु। जिस प्रकार से उनकी सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार से समस्त सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसे सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहें, शरीर की मूलभूत इकाई कहें इसको, या फिर शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहें, क्योंकि शरीर की संरचना और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसको कह सकते हैं अपन। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, मूलभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं, सेल को कहते हैं। बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की जहां तक बात करें तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। बहुत अच्छी चीज है, पर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बात यह आती है कि कोशिका की आकृति कैसी होती है, आकार कैसा दिखाई देने में कैसी लगती है। देखिए, जिस प्रकार से हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख करके दीवार का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, सेम उसी प्रकार से, या फिर मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उस मधुमक्खी के शेप या छत्ते के समान ही किसका आकार होता है? कोशिका का आकार होता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने आवर्धक लेंस की सहायता से, आवर्धक लेंस जो होता है, आवर्धक यंत्र जो होता है, इस आवर्धक यंत्र की सहायता से कोशिका का अध्ययन किया था। आवर्धक यंत्र कहें या आवर्धक लेंस कहें, इसकी सहायता से कॉर्क पेड़ की छाल जो थी, उस कॉर्क पेड़ की छाल में इसका अध्ययन किया था। अपन सामान्य रूप से इसको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से। आपने प्याज देखा है, प्याज जो होता है, उस प्याज के ऊपर जो पतली पन्नी होती है, सफेद झिल्ली जो होती है, इस सफेद झिल्ली को आप उतारिए, प्याज की सफेद झिल्ली को आप उतारिए और उस सफेद पतली सी पन्नी में से हल्की सी काटिए आप ब्लेड की सहायता से, इस तरीके से
एक हल्की सी काट काट करके इसे आप स्लाइड पर रखिए। कांच की स्लाइड आती है इस तरीके की चौकोर, इस कांच की स्लाइड पर रखिए आप इसको, और कांच की स्लाइड पर रख करके इसको आप इस तरीके से धोइए पानी से, और पानी से धो करके पुनः इसे आप किसी रंजक के माध्यम से रखते हैं। इसको रंजक के माध्यम से रखने के पश्चात इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो अभिरंजित हो जाती हैं। अभिरंजित हो जाने के पश्चात इसको पुनः अपन धोते हैं, वॉश करके फिर दोबारा से स्लाइड पर रखते हैं, और इस स्लाइड पर इस प्याज की झिल्ली को कवर स्लिप के माध्यम से ढक देते हैं। और कवर स्लिप के माध्यम से ढकने के पश्चात हम इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक यंत्र की सहायता से देखते हैं, तो हमें कोशिका की संपूर्ण आकृति दिखाई देती है। और यह सेम उसी प्रकार से दिखाई देती है जिस प्रकार से एक दीवार में ईंट लगी होती हैं या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति हमें दिखाई देती है। तो ध्यान दें कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। मूलभूत इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। किसमें की थी? कॉर्क पेड़ की छाल में की थी। किसके माध्यम से किया था अध्ययन? आवर्धक यंत्र की सहायता से किया था। अब जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, उन जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता था। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के पश्चात 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। किसके द्वारा संभव हो पाया है? उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के प्रयोग के द्वारा यह सब संभव हो पाया है, क्योंकि हम किसी भी जीव के शरीर की कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का आविष्कार किया जा चुका है। बात करते हैं कोशिका की जो होती है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ध्यान रखें बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा में। कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। एक कोश के जीव किसे कहते हैं और बहुकोश के जीव किसे कहते हैं? देखिए, एक कोशिका अर्थात ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से ही बना होता है, वो कौन से कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिका से मिलकर एक कोशिका से बना हुआ शरीर, बना हुआ शरीर, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ होता है वो एक कोश के जीव कहलाते हैं। जैसे कि बात करें अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सभी किस्म आते हैं एक कोश के जीवों में आते हैं। बात करें बहुकोश के जीवों की, बहु मीन्स अनेक, बहु मीन्स अनेक, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि बात करें मानव, पीपल है, घास है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सभी किस्म आते हैं बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। एक हो गए यूनिसेलुलर, एक हो गए मल्टी सेलुलर। एक कोश के जीव, एक कोशिका से बना हुआ शरीर। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो होते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए, अमीबा का जो होता है एक कोशिकीय जीव है,
क्योंकि इसका शरीर की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। किस तरीके से अपन शरीर बनाएं तो इस तरीके से किसका शरीर होता है, अमीबा का शरीर होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव भरा होता है और अनेक प्रकार के अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जो उंगलीनुमा उभार जो पाए जाते हैं, इन उंगलीनुमा उभारों को पादाब कहा जाता है, या फिर इनको कूटपाद भी कहते हैं, या फिर स्यूडोपोडिया इनको अपन कह सकते हैं। ये अमीबा का चित्र है। ये क्या है, अमीबा। एक आता है पैरामीशियम, ये भी कैसा प्राणी है, एक कोष की प्राणी है। इस तरीके से शरीर होता है। इसके शरीर में अनेक प्रकार कोशिकांग पाए जाते हैं। इस तरीके से शरीर के बाह्य भाग पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस तरीके से यह आपका पैरामीशियम होता है। दोनों ही एक कोष के प्राणी हैं। दोनों का शरीर एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आगे बात करते हैं कि जो भी जीव जो होते हैं, अब चाहे वो एक कोष के हैं चाहे बहुकोष के जीव हैं, वे सभी जीवों के शरीर में ये समस्त क्रियाएं संपादित होती हैं, जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, प्रजनन है, वृद्धि है। ये सारी क्रियाएं एक कोष के जीव भी संपन्न करते हैं और बहुकोष के जीव भी संपन्न करते हैं। अब हमने आपके लिए शुरुआत में बताई थी कोष का सबसे छोटी इकाई है, तो कोशिका जो होती हैं ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। सेल्स जो होती हैं ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। अर्थात समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, अर्थात ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है। ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो किस समान करता है, ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है। ये ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतक मिलकर निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और ये अंग जो होते हैं तंत्र बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, और तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। चेन ध्यान रखें, दोबारा देख लें। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह किस निर्माण करता है, ऊतक का। ये ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र सिस्टम्स बनाते हैं, और ये सभी तंत्र मिलकर के संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। बात आती है कि कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना की जहां तक बात करें तो कोशिका के अंतर्गत अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में अनेक अंग पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों में कोशिका झिल्ली आती है, कोशिका झिल्ली आती है, केंद्रक आता है, कोशिका द्रव्य आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक, राइबोसोम, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। दोबारा देखें, कोशिका में अनेक अंग पाए जाते हैं जिन्हें अपन कोशिकांग कहते हैं, जिनमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक, राइबोसोम। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब ये जो कोशिकांग होते हैं
इन सभी कोशिकाओं में अलग अलग यहां पर अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली का, केंद्रक का, कोशिका द्रव्य का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी का है, हरितलवक, इन सारी चीजों का एक एक का अध्ययन करेंगे अलग से। देखिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए पादपों में जो कोशिका पाई जाती है उसे कोशिका पादप कोशिका कहते हैं, और जंतुओं में जो कोशिका होती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। और दोनों में अंतर होता है, अपन दोनों का अंतर साथ साथ यहां पर पढ़ेंगे। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका के कुछ मूल घटक की श्रेणी में आते हैं कुछ क्वेश्चन। अब कोशिका के मूल घटक कौन कौन से होते हैं, एक नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा था इस स्थान से कि कोशिका के मूल घटक कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका के मूल घटक होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका के मूल घटक कौन कौन से होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है, यह कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। ध्यान सुने आप, कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। यह कोशिका को बाह्य आवरण यानी बाह्य जो वातावरण होता है उससे अलग करती है। कोशिका द्रव्य को और बाह्य वातावरण के बीच या मध्य एक परत का निर्माण करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इस कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली जो होती है सरंध्र होती है, अर्थात इसमें महीन छिद्र होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है, इसलिए इसको अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्यों कहते हैं भाई इसको, क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं, आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, उन आवश्यक पदार्थों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे कि जो कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है आपकी, ये आपका केंद्रक है, ये इसका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये आपकी कोशिका झिल्ली है। तो ये कोशिका झिल्ली जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उन आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है, जबकि हानिकारक पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है, तथा कोशिका के अंतर्गत जो अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका के अंदर से बाहर निष्कासन करने में भी अहम भूमिका निभाती है। कौन, कोशिका झिल्ली। पुनः बता दूं एक बार, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं, उन पादप कोशिकाओं में एक दृढ़ आवरण और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब यहां पर एक अंतर याद आ जाता पांडिय कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आगे बात करें, कोशिका के केंद्र में एक घनी और गोलाकार संरचना पाई जाती है, और इस घनी और गोलाकार संरचना को अपन क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। कोशिका में एक घनी और गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और इस केंद्रक का संपूर्ण वर्णन हम कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।